अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं गजल अशरफ और मैं हूं हसन लियाकत। आज आपकी सुबह को रंगीन बनाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत अच्छी अच्छी खबरें हमारे पास हैं। वो चाहे अबरार अहमद का इस तरह करना हो या फिर हसरंगा का इस तरह करना हो, ये तमाम तर चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नज़र डालेंगे आज की जो टॉप स्टोरीज हैं, ट्रेंडिंग स्टोरीज हैं। तो गजल, आपने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है? हाँ, कब से? बस अभी कुछ टाइम हुआ। अगर आपने नहीं लिया तो आप हवालात में बंद होने वाली हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में ड्राइविंग करने वालों के लिए कोई मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा फैसला किया है। पुलिस जराये के मुताबिक यकम अक्टूबर के बाद ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की सूरत में मुकदमात और गिरफ्तारियां होंगी। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी प्राइवेट हो या फिर सरकारी, बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को वाज़े अहकामात जारी कर दिए गए। इस सिलसिले में सरकारी ड्राइवर्स की सहूलत के लिए उनके दफातर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सहूलत भी फराम कर दी गई है। और पुलिस जराये का कहना है कि यकम अक्टूबर के बाद ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की सूरत में ड्राइवर्स और गाड़ी दोनों ही थाने में बंद होंगे और मुकदमात के इंदराज के अलावा लाइसेंस के उसूल तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जारी नहीं होगा। और अलावा अजीम, गिरफ्तार होने वाले निजी या फिर सरकारी ड्राइवर की शख्सी जमानत भी नहीं होगी। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी है या फिर मोटरसाइकिल चलाने वालों को कम अज कम एक रात हवालात में गुजारनी होगी। एग्जैक्टली। अब आपने ये करना है कि जिनके पास भी लाइसेंस नहीं है, तमाम लोग ये कान बात खोल कर सुन लें कि अब आप अपना लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि आपको अगर आपके पास नहीं होगा, पास नहीं होगा, तब भी आपको एक रात जरूर गुजारनी पड़ेगी, चाहे जितने मर्जी आप मिनते तरले कर लें। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज अब हम देख रहे हैं कि रुझान मैंने इस वजह से गजल आपको कहा कि लेट्स सपोज अगर आप बगैर लाइसेंस के ड्राइव कर रही होंगी तो आपने कॉल करनी है, सैन आए ना मेरी जमानत करवाए, दोनों क्या शख्सी जमानत भी नहीं होगी। बस एक रात आपको हवालात में लाजमी गुजारनी है। एक रात आपको लाजमी गुजारना होगी। और अगर आप सैटरडे या संडे को गिरफ्तार हो जाती हैं, 2-3 रातें होंगी, जब तक अदालत खुलती है ना तब तक आप हवालात में होंगी। 3 दिन हो जाएंगे फिर। हाँ एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा सा आप अपने ध्यान रखना है, क्योंकि अब इसके ऊपर जो पुलिस एहलकार है वो भी काफी एक्टिव नजर आते हैं। वो लोगों को कहते हैं, इस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स भी शुरू हुई, लोगों के लाइसेंस भी बनवाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब आपको खुद भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही है। आगे बढ़ते हैं और आपको चाइना लिए चलते हैं, क्योंकि चीनी साइंसदानों ने चांद पर जल्जलों की वजह से होने वाली लैंडस्लाइडिंग का इंकशाफ किया है। साइंसदान ये बताते हैं कि चांद की सतह के सरकने के नए शवाहिद मिले हैं। और आपको ये भी याद होगा कि चीन का चांद के जनूबी कतब में 2035 तक अपना तहकीकी स्टेशन कायम करने का मंसूबा है। और यही वजह है कि चांद की ज़मीन चीन के तहकीकी स्टेशन कायम करने की कोशिशों के दौरान खासी अहमियत की हामिल है। और चीनी रिसर्चर्स के मुताबिक ये बात सामने आई है कि चांद पर 2009 के बाद अब तक 41 नई लैंड स्लाइडिंग्स का पता चल चुका है, जो चांद के अंदरूनी जल्जलों के बाइस रोनुमा हुई। और ये तहकीक आप ये कहें कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने की है, जिसमें फोजो यूनिवर्सिटी है, शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, और इसके साथ साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने मिलकर ये तहकीक की है। और तहकीक के दौरान साइंसदानों ने चांद के 74 गैर मुस्तहकम इलाकों की 562 तस्वीर का मुवाजना किया और उनमें 41 यानी कि 41 नई लैंड स्लाइडिंग की शनाख्त की गई है। और उन तमाम लैंड स्लाइडिंग्स में से 30% चांद पर नए असरात, जबकि बाकी जितने भी मुतादिद जल्जलों के बाइस पैदा हुए हैं वो थे। और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि चांद पर जल्जले ज़मीन के जल्जलों के बरक्स कई घंटों तक जारी रह सकते हैं। और इसी तरह फिर ज़ाहिर है जो लोग चांद पर रहते हैं या फिर मुस्तकबिल में प्लानिंग कर रहे हैं, उनके हवाले से काफ़ी नुकसानदेह खबर ये साबित हो सकती है, क्योंकि कई घंटों का जल्जलों का चांद पर रहना एक बहुत बड़ा अलमिया है। बिल्कुल ऐसी है गजल, जिस तरह आपने कहा है। और ये लैंड स्लाइडिंग्स की वजह से जो इंसान चांद पर मुस्तकबिल में कदम रखने का इरादा रखते हैं, इनकी ज़िंदगी को भी खतरा लाहक हो सकता है। ये देखिए, ये चाइना सोच रहा है, जापान सोच रहा है, अमेरिका सोच रहा है, हम क्या सोच रहे हैं? कराची कब ठीक होगा, लोड शेडिंग कब ठीक होगी, वहाँ के हालात कब ठीक होंगे, लाहौर की स्मोक कब ठीक होगी, इस्लामाबाद और पिंडी में सैलाब कब ठीक होंगे। सो हमारी सोच कुछ डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि हमने पिछले 20-30 साल में प्लानिंग नहीं की है और इस वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अगर दुनिया की बात की जाए, दुनिया प्लानिंग कर चुकी है और उस प्लानिंग के तहत अब वो इधर के तो मसाइल हल करते हैं, इधर के मसाइल के लिए उनके पास टीम भी है। वो चांद में जाके अब चांद के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी आबादी यहाँ पे 1.5 अरब की हो चुकी है, 2.25 अरब की हो चुकी है। तो वहाँ पे कुछ बसाना चाहते हैं। वहाँ पर जितने जल्जले मैं बता रही थी, जितने घंटे वहाँ पर मुस्तकबिल में जो लोग जाएंगे उनके लिए मसला है। वही मुस्तकबिल में मसला है, तो वो उस मसले को हल करने की बात करें। हमारे लिए तो आजकल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मसले हैं।
आम बात, बारिश में हम फंसे हैं, सैलाब में फंसे हुए। सो खवातीन हज़रात, ये कुछ मसले मसाइल हैं। चांद पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको, लेकिन उसके लिए भी चाइना काम कर रहा है, वो अभी से काम कर रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं मसनूई ज़हानत के हवाले से दुनिया भर में AI के चर्चे तो बहुत हैं, लेकिन इसे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा कारनामा भी हम करार देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि AI का इस्तेमाल आइंदा चंद बरस में दुनिया भर में पानी की किल्लत पैदा कर सकता है? अच्छा। यस, पानी भी कम हो सकता है। आप जितना ज्यादा AI से सवाल करेंगे ना, पानी कम होगा। मैं आपको बताता हूं किस तरह से। खवातीन हज़रात, AI के इस्तेमाल से बेहिसाब पानी जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको दरकार होता है, इसलिए जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा उतना ही ज्यादा पानी सर्फ होगा। हाल ही में एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसके मुताबिक AI जनरेशंस में जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है उसे ठंडा रखने के लिए पानी की सख्त ज़रूरत होती है, और दिन भर में जितना ज़्यादा AI के ज़रिए जितने सवाल पूछे जाएंगे, दीगर ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होगा, उतना ज़्यादा AI चलाने वाली कंपनीज के डाटा सेंटर्स में रखे गए कंप्यूटर्स गर्म होंगे और उन्हें ठंडा रखने के लिए पानी दरकार होगा। और अगर AI का इस्तेमाल कंप्यूटर की तरह आम हो गया तो फिर इसकी ज़रूरत भी बढ़ती जाएगी और इसकी वजह से खुद ब खुद पानी की किल्लत पूरी दुनिया में इसका मसला बन सकता है। एग्जैक्टली, जाहिर है अब ये ह्यूज जो है सेंटर्स चल रहे होते हैं, डाटा सेंटर्स चल रहे होते हैं AI को चलाने के लिए। और जैसे हसनैन आपने बात की कि जितना कुछ हम उनसे मवाद पूछेंगे, एजुकेशनल कंटेंट हो या फिर कोई भी कंटेंट हो, जितना उनसे पूछा जाएगा जाहिर है उतनी ज़्यादा वो रन होंगे। फिर उसके बाद उनकी बिजली ज़ाया होगी, मतलब जाहिर है बिजली भी उन पर लगती है, पानी भी लगेगा, उसको कूलिंग वो डिमांड करती है जिससे पानी का अखराज होगा। तो इसके हवाले से अब कोई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, कोई सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। जब ये होंगी तो हमारा पानी का अखराज कम होगा, जिससे जो मसाइल हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके साथ हमने शेयर की। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन साहब जिनको रोका गया, और रोका क्यों गया ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास में शिरकत के लिए जाने वाले फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को ट्रैफिक पुलिस ने डोनाल्ड ट्रंप के काफिले की वजह से रोका। और खबर इस इदारे के मुताबिक फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन न्यूयॉर्क में अपनी टीम के साथ सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काफिला मज़कूरा सड़क से गुजर रहा था जिस सड़क पर वो मौजूद थे। और फिर अमरीकी सदर के काफिले के गुजरने की वजह से सिक्योरिटी पर मामूर जितने भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार थे उन्होंने फ्रांसीसी सदर को रोक दिया और कहा कि आप अभी नहीं जा सकते। अमरीकी सदर के काफिले की वजह से फ्रांसीसी सदर को रोकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जो अभी वीडियो आपने सबसे पहले देखी, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन को डोनाल्ड ट्रंप को फोन कॉल पर बात करते भी देखा गया। और वायरल वीडियो में पुलिस अफसर ने शर्मिंदगी और इजहार अफसोस करते हुए फ्रांसीसी सदर से रोके जाने पर फिर माजरत भी की। और फिर पुलिस अफसर ने फ्रांसीसी सदर को कहा कि जनाब सदर, आप समेत हर किसी को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था, इस वजह से आपको भी रोका क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का काफिला आ रहा है। और फिर पुलिस अफसर की बात पर सदर जो इमैनुअल मैक्रोन थे वो मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से अमरीकी सदर को कॉल की और उनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में उन्होंने बात की। और फिर फ्रांसीसी सदर के करीबी ज़राए ये भी बताते हैं कि मज़कूरा बातचीत में बहुत ही दोस्ताना और गर्मजोशी से बातचीत हुई उन दोनों के दरमियान और दोनों रहनुमाओं ने बहुत से मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया है। क्या बात है जी, मसाइल पर तबादला ख्याल किया, लेकिन जब पुलिस ने उनको रोका है तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त मनाजिर थे। एक तो ये कि अमेरिका में एक पुलिस वाला भी आपको रोक सकते हैं। सेकेंडली अगर बात कीजिए तो कितने ज़बरदस्त अंदाज में वो वहाँ पे कॉल मिलाई उन्होंने और उनको कह रहे हैं गेस वर्ड कि मैं तुम्हारे काफिले की वजह से यहाँ पे रुका हुआ हूँ। और उसके बाद उनकी गपशप का सिलसिला स्टार्ट हुआ और उसके बाद की जो कहानी है वो गज़ल ने आपको बता दी। ख़वातीन वज़ाब, आगे बढ़ते हुए अब दुनिया की तारीख के हवाले से बात करते हैं। अगर इंसानी तारीख की बात की जाए तो इंसानी तारीख में कीड़े मकोड़े इंसानी खुराक का हिस्सा रहे हैं और ये कदीम तरीन जो तस्वीरें हैं उनमें दिखाया गया, जिसमें 30,000 साल कबल मसीह में अगर शुमाली स्पेन की बात की जाए वहाँ पे अल्तामीर की कदीम गार की पेंटिंग्स में मिलती हैं। आज लातीनी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में बहुत से लोग कीड़े मकोड़े बाकायदगी से खाते हैं। मिसाल के तौर पर मैक्सिको में उबलती और तली हुई टिड्डियाँ एक मकबूल नाश्ता है और बहुत से नफीस होटल्स में भी इसे पेश किया जाता है। अगरचा कीड़ों को तवील अरसे से प्रोटीन के सस्ते, सेहतमंद और पायदार ज़राए के तौर पर जाना जाता है, लेकिन ये अमेरिका और यूरोप में ज़्यादा मकबूल नहीं है। हालिया बरसों में इस हिचकिचाहट को साजिशी नज़रियात ने बढ़ा दिया, जिनमें यह दावा किया गया कि आलमी अशराफिया अवाम को कीड़े खाने और गोश्त तर्क करने पर मजबूर कर रही है। अच्छा। मुहक्किकीन ने खबरदार किया कि ये गलत मालूमात कीड़ों को प्रोटीन फराम करने के जरिए और खुराक के मुतबादिल ज़राए के तौर पर इस्तेमाल करने की राह में एक रुकावट बन रही है। डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ काम करने वाले तज्ज़ियाकार सारा ने कहा कि अमेरिका और यूरोप में
कीड़े नहीं खाऊंगी की साजिशी थ्योरी आम है, जिसमें इसके हामियों का इल्ज़ाम है कि आलमी अशराफिया माहौलियात की आड़ में आम लोगों को कीड़े खाने पर मजबूर कर रही है। मतलब आप देखें कि इंसानी तारीख की जिस तरह से आपने बात की है कि कब से ये चला आ रहा है, अभी भी आप देखिए चाइना में ये बहुत सारी चीज़ें आम हैं, अफ्रीका में देख ले स्नेक्स हो गया, ग्रास हुपर्स हो गए, वॉर्म्स हो गए, सिल्क वॉर्म्स। ज़्यादा कीड़े मकोड़ों के नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितना मुझे पता है मैं देखती रहती हूँ यूजुअली, तो उसमें हमने यही देखा है कि शुक्र है आपने कहा मैं देखती रहती हूँ, मैं सोचो आप कहेंगे कि खाती रहती नहीं नहीं, मैं अक्सर देखती रहती हूँ। ये सिल्क वॉर्म्स हो गए या फिर अलग से बीटल्स हो गई, स्नेक्स हो गए, ये सब चीज़ें जो है बहुत आम है। ग्रास हुपर्स को बहुत आम समझा जाता है, और जिस तरह से आपने कहा कि उनका ये ट्रेडिशन है, नाश्ता है, कितना ज़बरदस्त तरीके से वो नाश्ता करते हैं। और मतलब हम लोग देखें तो हम लोग तो कुछ और ही समझे, लेकिन खैर ये उनके लिए कितना अच्छा साबित होता है इसलिए भी कि उनको ये मिनरल्स, फिर वाइटामिन या फिर आप ये कह लें प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ फराहम करते हैं। तो कीड़ों में ये चीज़ पाई जाती है जो लोग खाते हैं, और ये इंसानी तारीख है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक 13 साल लड़का एक तैयारे के पिछले पहिए के खाने में छुपकर काबुल से भारत पहुंच गया। वाह, ऐसा भी होता है। हाँ। वो जो हम कह रहे होते हैं ना किसी को, यार मुझे बैग में डाल के ले जाओ, तो वो मतलब हो भी गया हो रहा है ना, अब हो गया, वो प्रैक्टिकलिटी में हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और मौजिज़ाना तौर पर इस निहायत खतरनाक सफर में वो जिंदा बच गया। 13 साल का लड़का अफगान नौजवान में 94 मिनट का फ़ज़ाई सफ़र तय किया और दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर महफूज और जिस्मानी तौर पर भी मुस्तहकम हालत में उसने लैंड कर लिया। ये वाक़या अफगानिस्तान की कॉम एयर की परवाज़ में पेश आया, और 4 बाखबर ज़राए बताते हैं, इसकी तस्दीक करते हैं। और फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक एयरबस A340 ने काबुल के हामिद करज़ाई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से सुबह 8:46 पर उड़ान भरी और 10:20 पर दिल्ली के टर्मिनल 3 पर उसने लैंड किया। कुर्ता पजामा पहने हुए उस लड़के का असल इरादा ईरान जाने का था, लेकिन गलती से वो भारत जाने वाली परवाज़ में सवार हो गया। और फिर अफगान लड़के का एतराफ़ ये भी है कि वो काबुल एयरपोर्ट पर दीगर मुसाफिरों के पीछे पीछे दाखिल हुआ और फिर बोर्डिंग के दौरान तैयारे के पहिए के खाने में छुप गया। और ये वाक़या काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी स्क्रीनिंग पर भी बहुत से सवालात खड़ा करता है। बिल्कुल ऐसी है, और ये बड़ा एक ऐसा वाक़या है जिसको सुनते हुए थोड़ा सा इंसान दंग भी रह जाता है कि किस तरह से आप एक पहिए में बैठते हैं और उसके बाद आप दिल्ली पहुंच 94 मिनट तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद की ये फ्लाइट थी जो कि उसने तय की है। सो अल्लाह करे कि उसको वापस अफगानिस्तान पहुंचा दिया जाए, या जिस मंजिल में वो जाना चाहता था, ईरान जाना चाहता था, वहाँ पे पहुंचाया जाए उसको। ख़वातीन वज़ात, ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा कि जाइएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तानी टीम आज फाइनली जीत चुकी है और एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अबू धाबी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका की जानिब से दिया जाने वाला 134 रन का हदफ 18 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हुसैन तलत की बात की जाए तो ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मोहम्मद नवाज की बात करें तो 38, हुसैन तलत ने 32 रन की शानदार इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान 34 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान ने 17 रन बनाए। साइम अयूब की बात करें तो वो फिर वही 2 और कप्तान सलमान आगा 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद हारिस को 13 रन पर चमेरा ने बोल्ड किया और श्रीलंका की जानिब से तिक्षाना और हसारंगा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे कबल श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 134 रन का हदफ दिया था। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके और फिर हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने भी इसी तरह 2-2 विकेटें हासिल की थी। बिल्कुल ऐसी बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब मौजूद हैं। जट साहब, थैंक यू सो मच। वो जानीगर का मैच जिस तरह हमने डिस्कशन की थी कि 2 कमजोर टीमों के माबेन है और हम उस कमजोर टीम से जीत गए, तो हम कम से कम श्रीलंका से बेहतर अपने आप को तस्वुर कर सकते हैं। अब बिल्कुल जी, तस्वुर क्या कर सकते हैं। आप जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि बड़ी एनर्जी से आज बात करनी है, नाचे गाएं, घूमें फिरें, ऐश करें, भंगड़े डालें,
खुशी का मौका है, खुशी मनाएं। पैसे भी खुशियां कम कम ही मिलती हैं, जब जब छोटी टीमें टकराती हैं तब ये खुशियां मिलती हैं। तो इन खुशियों को, वो कहते हैं ना, हाथ आई खुशी का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। ये ना हो कि ये खुशी का मौका हाथ से निकल जाए। जुमेरात को बांग्लादेश से मैच है, अल्लाह करे ये खुशियां तब तक बरकरार रहें। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हुसैन तलत की मैं अपने इंट्रो में भी बात कर रही थी, उन्होंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाई और मोहम्मद नवाज ने भी एक बेहतरीन इनिंग्स खेली है, तो इस हवाले से आप क्या तबसरा करेंगे मुकम्मल तौर पर उनकी परफॉर्मेंसेस के बाद? पहले तो मुझे आप बताएं ना कि आपने ये मोटिवेशनल स्पीच दे तो नहीं थी कहीं? मैंने दे दी कल और आज टीम जीत गई, देख लें। चलें जी, थोड़ी सी मोटिवेशन हमें भी दे दें ताकि हम भी जो है कुछ आगे बढ़े। बात ये है कि जिन दो खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया, मोहम्मद नवाज का और हुसैन तलत का, सवाल ये है कि बिल्कुल जब परफॉर्म करें तो तारीफ बनती है, लेकिन सवाल भी उठते हैं कि क्या ये परफॉर्मेंस छोटी टीमों के खिलाफ ही आएगी? क्या हो गया था मोहम्मद नवाज को इंडिया के खिलाफ मैच में? क्यों उनसे जो है बैटिंग नहीं हो रही थी? आप देखें, उन्होंने तो जाके मोमेंटम तोड़ दिया था सारे खेल का। ठीक है, बॉल तो उनको पकड़ाई नहीं, कप्तान ने उन पे एतमाद ही नहीं किया। तो छोटी टीमों के खिलाफ भी परफॉर्म करना है, इसी पे खुश हो जाना है। ये वही हुसैन तलत है जो इंडिया के खिलाफ मैच जब खेल रहे थे तो उनसे पे बॉल नहीं आ रहा था। अब इस मैच में जो है वो परफॉर्म कर गए। तो चले, अल्लाह करे कि रिदम हासिल कर लें, बांग्लादेश के खिलाफ भी परफॉर्म कर ले। अब एक उम्मीद क्या, ऑलमोस्ट काफी हद तक रास्ता पाकिस्तान का साफ है फाइनल में जाने का। तो एक मरतबा फिर आपका इम्तिहान होगा, फिर आप जाएं। मुसलसल तीसरा संडे होगा, अल्लाह करे नताइज गो ना हो और पाकिस्तान फाइनल में। 2 संडे तो वैसे खराब हो गए लोगों के। 2 संडे खराब भी हो गए। अच्छा, वो अगर संडे की बात कर ली जाए तो वैसे मैं वापस मैच की तरफ भी आऊंगा। और सूर्या कुमार यादव का वो क्लिप बड़ा मशहूर हो चुका है, जो बात मैं और आप करते हैं, गजल भी करती हैं कि इट्स को राइवलरी ना कहें, कोई मुकाबला नहीं है, 10-1 का मुकाबला है या 13-0 का मुकाबला है हमारा। पिछले जितने भी मैचेस निकाल के देख लें, तो क्या सूर्या कुमार यादव ठीक कह रहे हैं? अगर हमने कोई एक मैच जीत लिया, बड़ा मैच जीत लिया, तो वापस अपने हिसाब किताब में आ जाएंगे? देखिए, पहले ये बात कहूं कि कल आपके ही शो में मैंने जिक्र किया था कि श्रीलंका को शिकस्त पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में दी थी। अगर हिस्ट्री रिपीट कर रही है तो फिर तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हरा सकता है। और बात यह है कि सूर्या कुमार आज इतने से तो हैं और इतने थोड़े हो रहे हैं। ठीक है ना, मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा। मैं कहने का मतलब हूं कि उनकी उसकी बात कर रहा हूं, सोच की बात कर रहा हूं कि छोटी सोच से वो बड़ी बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। आप माजी जाके देखें, हम अपनी टीम पे खुद तनकीद कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन माजी जाके देखें, माजी में पाकिस्तान क्या क्या करता रहा है। ठीक है ना, तब हम नहीं ऐसे, हमारे कप्तान ऐसी स्टेटमेंट नहीं देते थे आगे कि मुकाबला नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो आपको रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि आप किसी भी ओपोनेंट से टकराएं तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर सूर्या कुमार इतने बड़े बड़े बोल रहे हैं तो वो जाके अपने बड़ों से पूछे, जिनकी मैं कहता हूं कि वो अभी क्या कहते हैं कि उनके आधे से आधे भी नहीं पहुंचे। जाके तेंदुलकर से पूछे पाकिस्तान किस तरह बैट पे जाता था, जाके राहुल द्रविड़ से पूछे कि पाकिस्तान किस तरह विकेट उड़ाता था, जाके सुनील गावस्कर से पूछे, कपिल देव से पूछे, जाके इन खिलाड़ियों से पूछे कि पाकिस्तान ने किस किस तरीके से बैट बजाया हुआ है। ठीक है ना, तो तब हमारे लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया। अगर आज आप 2, 4, 5, 12, 13 फतवात हासिल कर लें तो इस पे ये ना कहें कि मुकाबला ही नहीं बनता। हम खुद ये बात कर रहे हैं कि हमारी टीम कमजोर है, लेकिन मत भूलें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा ही था। आपकी टीम पाकिस्तान को भाव नहीं डाल रही थी। ठीक है ना, फिर पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने आपका वो बैट बजाया कि पूरी दुनिया ने देखा था। जिस तरह फखर जमान ने आपका फेंटा लगाया, उसके बाद जिस तरीके से हसन अली ने परफॉर्म किया, शादाब ने परफॉर्म किया, पूरी टीम ने परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि कप्तान अच्छा था। सरफराज अहमद एक तगड़ा कप्तान था। ठीक है, पाकिस्तान के जो इंडिया के खिलाफ इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं ना, क्यों अच्छे थे? क्योंकि कप्तान अच्छे होते थे। इमरान खान कप्तान होते थे, वसीम अकरम कप्तान होते थे, ठीक है ना, इंतमामुल हक कप्तान होते थे। अब हमारे कप्तान कमजोर हैं, हमारे खिलाड़ी कमजोर नहीं है। खिलाड़ी एक तो मेरिट पे आ नहीं रहे, मेरिट पे खिलाड़ी आ जाए और एक अच्छा कप्तान मिल जाए तो आपको अभी भी हम मंजी ठोक सकते हैं। लेकिन जट साहब, मेरा एक पॉइंट ले लीजिएगा, क्योंकि गजल काफी देर से ये कह रही है कि आप किधर इंडिया की तरफ चले गए। मैं तो श्रीलंका के ऊपर अभी कुछ क्लास लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बताइएगा कि सूर्या कुमार यादव जो ये बात कर रहे हैं, आपकी तो सारी बातें बड़ी वैलिड हैं। आप देख लीजिए, पिच उनके मतलब की बनती है, अंपायर उनके मतलब के होते हैं, रेफरी उनके मतलब के होते हैं, माहौल उनके मतलब का होता है, ग्राउंड उनके मतलब का होता है। मतलब ये तमाम तर चीजें उनको फेवर कर रही होती हैं, तब जाके वो मैच जीतते हैं। सर बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ना कि पूरी इंजीनियर्ड किस्म के मामला हैं। ठीक है ना, दुनिया ये कह रही है, हम किसी पे सवालात नहीं उठाते, लेकिन दुनिया ये बात कर रही है कि बड़े इंजीनियर्ड किस्म के मामला हैं। ठीक है, पाकिस्तान तो बड़ा कमजोर है, पाकिस्तान टीम कमजोर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमजोर है, पाकिस्तान की कोई सुन नहीं रहा, पाकिस्तान की टीम खेल नहीं रही, हम तो है ही बुरे हालात में।
ठीक है ना, लेकिन मत भूलें वो क्या कहते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अगर पाकिस्तान टीम ने जोश पकड़ लिया तो ये जो आप इस टाइम आसमान से बातें कर रहे हैं ना, आसमान से गिराने का पाकिस्तान को तजर्बा है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि सिर्फ जरूरत क्या है, एक अच्छे ड्राइवर की है, एक अच्छे पायलट की है, एक अच्छे लीडर की है, एक अच्छे कप्तान की है। अच्छी चीजें आ जाएंगी, आपको भी धूल चटा देंगे, हवाओं में ना घूमे। अगर ओमान आपको मुश्किल में डाल सकता है तो पाकिस्तान भी इंडिया को धूल चटा सकता है। सही। अच्छा जट साहब, मुझे थोड़ा सा कप्तान से रिलेटेड भी क्लियर करें कुछ चीज़ें। वो तो अपनी सलाहियतों के मुताबिक शायद खेल सकते हैं लेकिन नहीं खेल पा रहे हैं, और अभी भी हमने देखा कि एक आइडियल सिचुएशन में मैच खत्म हो सकता था लेकिन वहां पर भी वो नाकाम रहे। इसी तरह अगर मैं मोहम्मद हारिस की बात करूं तो उन्होंने शुरुआत के बाद एक बेमकसद से शॉट खेलकर उन्होंने जिस तरह से आउट किया, अगले मैच के लिए आप इन दोनों को क्या मशवरा देंगे? बहुत ही शरारती हैं, बहुत ही ज्यादा आपके मशवरे मानी रखते हैं बहुत। देखिए ना, कल आपने कितने मशवरे दिए, आज टीम जीत गई। बात यह है कि शरारती आप इतनी ज्यादा है कि मशवरा तो वहां देना चाहिए ना जहां पे अगला कैपेबल हो। मैं एक कमजोर पहलवान को कहूं कि तुम आज 500 किलो वजन उठा लो, उस बेचारे से 50 किलो वजन उठाया जाता नहीं है, मैं उसको कहूं 500 किलो वजन उठा लो। इन तिलों में तेल नहीं है, वंस इन अ ब्लू मून ये परफॉर्म कर देंगे, बट इनसे तवक्कुआत ना लगाएं। इनको कहें कि भाई जो तूने करना है कर दे, क्योंकि टीम में तो आ गए हो, टीम तो मैं निकाला नहीं जा सकता, तो जो करना है कर दो, कुछ कर दो भाई, कर लो, अल्लाह का वास्ता है कुछ कर दो। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जट साहब, इन्होंने कप्तान की बात की है। वंस अगेन वो जो मिडिल ओवर्स की गेम है 6 से लेके 15 ओवर्स तक, वहां पे वही प्रॉब्लम हो रहा है जो इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होता था ना। आपका मिडिल ऑर्डर चल रहा है, साइम अयूब, यार आप हसन नवाज को ड्रॉप कर सकते हैं। तो जट साहब मुझे सिर्फ ये बात बता दें कि व्हाट इज द रीजन, हम साइम अयूब को क्यों ड्रॉप नहीं कर सकते? कितनी बड़ी सिफारिश है, या क्या कौन सा वो शख्स है जो उनको पसंद करता है? सर पूरी की पूरी टीम ही सिफारशी है, पूरी की पूरी टीम ही पर्ची है। पता नहीं कौन अंधे हैं जिन्होंने जो है इन पे मुसलसल एतमाद करने का जो है वो अज़म कर रखा है और पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने का अज़म कर रखा है। साइम अयूब कब परफॉर्म करेंगे? कोई 1-2 मैच की बात नहीं है, गालिबन 45-46 उनके मैचेस हो गए। इन 45-46 इनिंग्स में एक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 98 हैं। चले हम इसको जिक्र नहीं करते कि उनके मेन खिलाड़ी नहीं चले, 98 थे, हम उसको प्रेज करते हैं। उसके अलावा उनकी एक ओमान के खिलाफ 50 हैं और एक 50 से गालिबन मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो बांग्लादेश के साथ नहीं यूएई के खिलाफ है, सॉरी, ओमान के बजाय। टोटल ये तो इनकी परफॉर्मेंस है और उसके बाद पाकिस्तान टीम पे टिके हुए हैं। ये वैसा ही है जैसे आसिफ अली को बाबर आजम लेके चलते थे, वो मुसलसल फेल होने के बावजूद नहीं जी ये मेरा मैच विनर है, ठीक है ना। इसी तरीके से साइम अयूब को जी ये मेरा मैच विनर है, अब मोहम्मद नवाज को जी ये मेरा मैच विनर है। ये छोटी मोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म कर सकते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ इनको कैपेबल ही नहीं है। अब ये जो साइम अयूब है बासलाहियत खिलाड़ी है, कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती जो इसको कह रहे हैं कि जट साहब, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, मुझे थोड़ा सा ये बता दें, अगला मैच हमारा बांग्लादेश के खिलाफ है, किस तरह की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए जल्दी 30 सेकंड में? बिल्कुल ऐसे ही कहूंगा कि जाएं और जाके खेल लें, कोई कॉम्बिनेशन आपके पास है ही नहीं, बस जाएं और जीतें। जैसे श्रीलंका के खिलाफ जीता है, बांग्लादेश के खिलाफ भी जीते। जट साहब, वी विल मिस यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज। इंशाल्लाह अब एशिया कप के बाद ही शायद आपका दीदार हो सकेगा। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होंगे। थैंक यू सो मच। शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की, जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय पा चुकी है, जो कि वाइट हाउस में होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 80वें इजलास के बाज़ाब्ता आगाज़ की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ और मावन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा इजलास में मौजूद है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शरीक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें हुई हैं और सफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात का वक्त आइंदा 24 से 48 घंटे में तय होगा। मुलाकात दोनों रहनुमाओं के दरमियान अलहदा और खुसूसी नशिस्त की होगी और मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत का एग्जैक्टली। और इन्हीं तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं इफ्तिखार शरादी साहब। आप सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर
टाइम। सबसे पहले हम बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। इस मुलाकात के हवाले से बहुत अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, फिर फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद होंगे, फिर दीगर सरबराहान भी होंगे। आप कैसे देख रहे हैं इन मुलाकातों को? यकीनी तौर पे अगरचे हम देखें कि ओवर द ईयर्स कौंसिल की जनरल असम्बली का जो सालाना इजलास है वो एक रूटीन की प्रैक्टिस थी और उसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट्स हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन ये पहली बार है कि मिडल ईस्ट के इशू को लेके ये इजलास बड़ी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। आपने देखा है कि कल के दिन फ्रांस और दीगर ममालिक ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम किया और अब एक दबाव की कैफियत बनी है इजराइल के ऊपर और लग ये रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर कोई एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। और मेरे ख्याल में जो 6 ममालिक, अरब ममालिक और फिर वज़ीर-ए-आज़म की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मुलाकात, या फिर जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक मुलाकात 1-on-1 भी है अमरीकी सदर के साथ, जिसमें फील्ड मार्शल भी शरीक होंगे, तो उससे लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर एक बड़ा एक्टिव प्लेयर के तौर पे अपना रोल प्ले कर रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके नतीजे में मशरक़ वस्ता और उसके बाद, क्योंकि ख़ुद हम जनूबी एशिया के अंदर भी तनाज़ात पे घिरे हुए हैं, बिलखुसूस हिंदुस्तान के साथ जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, वो कश्मीर का मसला हो, वो पानी का मसला हो, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में कि जब आपको बड़ी अहमियत दी जा रही है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, तो पाकिस्तान को चाहिए कि जहाँ दीगर तनाज़ात के अंदर बड़ा एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, खुद अपने मसाइल को हल करने के हवाले से भी दुनिया के सामने अपनी फैक्ट शीट रखे। न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा कुछ हो रहा है दहशतगर्दी को लेके, ये सारे मसाइल भी डिस्कस डिबेट होने चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त अगर लग रहा है कि पाकिस्तान दुनिया की ज़रूरत बनता हुआ लग रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे पाकिस्तान को अपने लिए भी बहुत कुछ जो है। बिल्कुल। अच्छा शिराजी साहब, इस मुलाकात में आर्मी चीफ का भी होना, इसमें क्या कुछ डिस्कस होगा? डेफिनेटली हम ये समझ सकते हैं कि इसका फोकस दिफाई भी हो सकता है, डिफेंस के ऊपर भी हो सकता है। स्पेशली मुझे ये बताइएगा कि जो मशरिक़ वस्ता में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जहाँ पे पाकिस्तान का असर उस वक्त बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका का भी बड़ा इंटरेस्ट है, अरबों डॉलर का वो अमेरिका से असलिया खरीदते हैं, उस हवाले से भी क्या कोई डिस्कशन होगी? मेरे ख्याल में प्राइमरीली मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और बिलखुसूस फ़लस्तीन के मसले को लेके बात होगी। और जो आपने बात की कि फील्ड मार्शल का इस मुलाकात में होना यकीनी तौर पे बहुत ही गैर मामूली है, क्योंकि नॉर्मली UNJ के साइड लाइन पर जो मुलाकातें होती हैं वो वैसे भी बड़ा एक ऐसी होती है कि उसमें कोई बड़े डिसीजंस नहीं होते, लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि ये इजलास बड़ी गैर मामूली अहमियत का हामिल है और साइड लाइन पे होने वाली मुलाकातें भी कोई बहुत बड़े एग्रीमेंट्स के लिए एक होमवर्क होगा। तो फील्ड मार्शल साहब का वहाँ पे होना, क्योंकि अब ये बातें हो रही हैं कि शायद अगर 2 रियासती हल की तरफ जाना भी है तो फिर ज़रूरत इस अमर की है कि वहाँ पे कोई इस्लामिक फोर्स मौजूद हो कि जो जाके गज़ा और दीगर इलाकों के अंदर वहाँ पे तैनात की जाए। और फिर कहा यह जा रहा है कि शायद इस्लामिक वर्ल्ड से ये भी कहा जाएगा कि फ़लस्तीन की तामीर नौ के लिए एक फ़ंड भी जनरेट किया जाए। तो इस सूरत में मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल साहब का वहाँ पे होना, अगर वहाँ पे कोई फोर्स तश्कील दी जाती है तो उसकी हैयत क्या होगी, उसमें कौन कौन से ममालिक शरीक होंगे, उसकी तैनाती का अमल कैसे होगा, तो शायद ये सारे मामलात वहाँ पे डिस्कस डिबेट हों। तो एक वहाँ पे मिलिट्री एक्सपर्ट का होना फिर मुलाकात में बड़ा ज़रूरी है। और साथ में मुझे लगता है कि सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके भी आपको देखना है कि पिछले दिनों में सलामती कौंसिल में भी इस मामले को उठाया गया है, डिस्कशंस वहाँ पे हुई हैं और पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस को हटाया जाए और उनको डायलॉग टेबल पे ले आके न्यूक्लियर प्रोग्राम के मसले को हल किया जाए। तो मुझे लगता है कि उस हवाले से भी, क्योंकि जो इजराइल ईरान जंग के दौरान फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई थी अमरीकी सदर से, उसमें भी ये मामला डिस्कस डिबेट हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस मुलाकात में उस मसले को भी डिस्कस डिबेट किया जाएगा कि ईरान के मसले को कैसे हल किया जाए। तो काफ़ी चीज़ें हैं ऑन टेबल। तो मुझे लगता है कि मुलाकात बड़ी गैर मामूली है और इसके अंदर कुछ लगता है कि ब्रेक थ्रू होगा। सही। अच्छा शिराजी साहब, मुझे एक आखिर में इस सवाल पर भी रोशनी डालिएगा। मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए खिताब किया ट्रंप साहब ने, उसके बाद उनकी मुलाकात भी हुई, तारीफ़ भी की कि मुस्लिम दुनिया के सरबराहान के साथ अच्छी मुलाकात रही, लेकिन उन्होंने एक बात की कि फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए लेकिन हमास के बगैर। ये मौक़िफ़ उनका आपको किस तरह से लगता है? अमली तौर पर ठीक लगा आपको?
देखिए, हमास का वजूद क्यों था? हमास का वजूद ये था कि जो फ़लस्तीन के अवाम का बुनियादी हक है, उसे तस्लीम नहीं किया जा रहा था। इससे पहले तो पीएलओ के नाम से थी, पीपल लिबरेशन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से थी, जिसको यासिर अराफात साहब चला रहे थे। वो गैर मुसल्लह तंजीम थी, सफारती महाज पे फ़लस्तीनी अवाम का जंग लड़ती रही वो। लेकिन जब उनके इस लेजिटिमेट राइट को नहीं माना गया तो फिर दुनिया भर में हर जगह ऐसे होता है। आप देखें कि श्रीलंका से लेके कश्मीर तक हिंदुस्तान के अंदर कितनी मुसल्लह तंजीमें हैं जो चल रही हैं। वो इसलिए चलती हैं कि जब आप पुरअमन तरीके से किसी भी बड़ी कम्युनिटी के जायज़ हकूक़ को तस्लीम नहीं करते तो फिर लामहला तौर पर उनको हथियार उठाने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया इस वक्त ये मैसेज देती है कि वो फ़लस्तीन के अवाम को उनके जायज़ हक देने के लिए तैयार हैं, तो इसमें कोई मजाका नहीं है कि फिर हमास को भी हथियार डाल देने चाहिए, उनको भी फिर सियासी अमल में शरीक होना चाहिए। और यकीनी तौर पे जो अल्टीमेट गोल था अगर वो अचीव हो गया है तो इसमें कोई मजाका भी नहीं है कि फिर हमास जो है वो मुसल्लह तंजीम के तौर पे बाकी ना रहे, बल्कि वो पार्लिमान में जाके वहाँ के अवाम की नुमाइंदगी करे। बिल्कुल ऐसी है। और शाहिद साहब, मेरा ख्याल है कि आपने बड़ा ज़बरदस्त इलेबोरेट किया कि हमास बेसिकली तो फ़लस्तीनियों की लड़ाई लड़ रही है और फ़लस्तीनियों की लड़ाई लड़ने के लिए ये तमाम तर चीज़ें कर रही है, उनको हुकूक दिलवाने के लिए ये चीज़ें कर रही है। अगर वहाँ पे फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया जाता है तो हमास फिर पार्लिमान में आ जाए, इलेक्शन के ज़रिए अगर वो आ जाती है, इलेक्ट होती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनती है, तो फिर उसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इफ्तिखार शिराइज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी, तज़किया निगार पर्सन। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत अच्छी गपशप होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा आतिफा एहसान साहिबा, एक कामयाब एचआर लीडर जिन्होंने अपनी पीपल फर्स्ट अप्रोच से इदारों को नई जहत दी। कॉरपोरेट दुनिया से बाहर भी उन्होंने अंदरूने सिंध के घरों को आपकी कहें कि सोलर एनर्जी से रोशन किया, ख़वातीन को वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए बाख्तियार बनाया और दूर दराज इलाकों में बहुत सारी खिदमात भी उनके साथ सर अंजाम दी, पानी पहुँचाया। जो ज़ाहिर अभी हमारा फ्लड था उसमें हालिया सैलाब में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। उनका सफ़र एक उस्ताद के तौर पर शुरू हुआ, फिर एचआर लीडर के तौर पर इदारों को मजबूत किया, फिर समाजी खिदमत के ज़रिए लोगों को सहारा दिया और यही जज्बा उन्हें टेलीकॉम फाउंडेशन तक ले आया जो विफाकी वजारत IT के तहत काम करता है। और उनकी हालिया हिकमत अमली जिसमें असातिज़ा से परफॉर्मेंस बॉन्ड साइन करवाए गए, फिर मीडिया एकेडमिया दोनों की तवज्जो का मरकज़ और खूब सराहा गया। इन्हीं पर आज हम बात करने वाले हैं। ऐसे हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है आतिफा एहसान। आतिफा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गज़ल ने तो आपका बहुत लंबा है, अगर उसमें अगर मैं बात करूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कहाँ से ख़त्म किया जाए। HR के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये टर्मिनोलॉजी जो कि पीपल फर्स्ट अप्रोच है इसको बहुत कम सुना है। सो वेयर इट्स डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल HR कि आप पीपल फर्स्ट अप्रोच में और कन्वेंशनल HR में क्या कुछ डिफरेंस देखती हैं या फिर है? देखिए, बहुत डिफरेंस है। जो एक कन्वेंशनल HR था वो इट वाज ऑल अबाउट पॉलिसीज कि आपने हमेशा सुना होगा कि HR इज द कस्टोडियन ऑफ पॉलिसीज। दैट्स अ फैक्ट, वी आर द कस्टोडियन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज आर मेड फॉर पीपल, पॉलिसीज आर मेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप जो पीपल फर्स्ट वाला अब पीपल सेंट्रिक HR आ गया है, इसका बुनियादी मकसद ना सिर्फ इदारे को तहफ़्फ़ुज़ देना है, इदारे के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, उसकी ग्रोथ को, बल्कि लोगों को जो उसमें काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की बेहतरी के लिए उसमें एक ख़ास ये स्ट्रैटेजी काम करती है। ये जो फ़िलासफ़ी स्कूल ऑफ थॉट है पीपल फर्स्ट वाला, इसमें ये है कि आपका द एम्प्लॉय इज़ द हार्ट ऑफ योर एवरी डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन की, इदारे की हर डिसीजन का जो सेंटर है वो उसका एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई की क्या इम्पैक्ट वैल्यू है, एम्प्लॉई की क्या परफॉर्मेंस है, एम्प्लॉई के अंदर आप कैसे बेहतरी ला सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग्स हैं, उसके रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ये सब इसका एक कॉम्बिनेशन जो है इट मेक्स पीपल फर्स्ट HR डिपार्टमेंट। और जो कन्वेंशनल होता था उसमें बस आपने पीपल्स को नहीं देखना, आपने
या उसमें तो अपने इदारे इदारे को को देखना देखना है या सेठ साहब को देखना है। या सेठ साहब को देखना है या इदारे को देखना है। उसमें ये है कि जी आप कुछ भी हो जाए, आपने जो आपकी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं आप पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे। पॉलिसीज़ इंसानों के लिए बनती हैं, उसमें आप चेंजेस भी ला सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों को देखते हुए एम्पैथी के साथ, क्योंकि पीपल फर्स्ट का कॉन्सेप्ट ही ये है कि हैव एम्पैथी। जब आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, जब आप इदारे के लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को उस चीज़ का सेंटर रखें। तो इसका आपको फीडबैक किस तरह से मिला फिर पीपल फर्स्ट अप्रोच के बाद? आपने देखिए क्या पीपल फर्स्ट अप्रोच जो है ये तो बहुत इंटरनेशनली अब इस वक्त इन पाकिस्तान यूज में है अभी ना। आई। पाकिस्तान में थोड़ी सी अभी आई है और अभी भी मैं समझती हूँ कि जितने मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इस अप्रोच को लेकर ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और बहुत से इदारे अभी भी ऐसे हैं, जैसे अभी ये फ्लड का बहुत रिसेंटली हुआ, उसमें बहुत सी जगहों पे हमने ये भी देखा कि एचआर ने बड़ी सख्ती की कि नहीं पहुँचो टाइम पे, बाहर कश्तियाँ चल रही हैं लेकिन जी आप टाइम पे पहुँचे। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रिमोट वर्क हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, हाइब्रिड मोड हो गया, ये सब कुछ बना ही एम्प्लॉइज को बेनिफिट करने के लिए वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने दोनों को बड़ा बैलेंस लेके चलना होता है। आपने एक तरफ नहीं हो जाना होता कि ये बस पॉलिसी ये कह रही है तो हमने यही करना है। आतिफा, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि आप किस तरह से एक एम्प्लॉय को कंफर्टेबल पोजीशन में रख सकते हैं कि उसको काम करने का दिल हो, इंस्टेड कि आप उसको फ़ोन करके कहें या आप उसको, जिस तरह फ्लड के दौरान आपने उसको डंडा दिया हुआ था यार कि आप 8 बजे पहुंचे, 9 बजे पहुंचे, आपने कश्ती चलानी है, आपने रेस्क्यू काम करना है, आप डॉक्टर हैं तो आपको वहाँ पे होना चाहिए, कि इंस्टेड ऑफ दैट आपका बंदा पहले वहाँ पे पहुंचा हो उसको खुद दिल करे डिफिकल्ट सिचुएशंस में। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो कंफर्ट जोन है ना आपके एम्प्लॉय का, उस कंफर्ट जोन को रिकग्नाइज करें और उसकी का एहतराम, उसकी रिस्पेक्ट करें कि उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक फीमेल है, एक मेल है, कोई भी है, उसकी सर्टन लिमिटेशंस हैं। उसकी उन लिमिटेशंस को जहन में रखते हुए आपने उससे 100% परफॉर्मेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। तो उसको आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें। ज़रूरी नहीं है हर आपका शोबा या आपकी हर जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑफिस सेटअप में ही रिवॉल्व कर रही हो। बहुत सी ऐसी होती हैं जो अगर आप हाइब्रिड मोड में चले जाएं, हाइब्रिड मॉडल ले लें तो उसमें भी हो सकती हैं। फिर आपने अगर अपने एम्प्लॉय को कंफर्टेबल रखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स विच यू आर प्रोवाइडिंग, वो आपके मार्केट कंपेटिटिव होने चाहिए। उसमें भी इदारे को अप टू डेट होना चाहिए। जो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है, और इस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं, सर्विस हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करके यू कैन गेट द अपडेट ऑफ द करंट मार्केट सैलरी ब्रैकेट। आप उसको अगर फाइनेंशियली इतना कंफर्टेबल रखेंगे, आप उसको अच्छे पार्क्स देंगे, आप उसको अच्छे लीवरेजेस देंगे, वो आपको 100% अपनी परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि देखिए एक अनहैप्पी एम्प्लॉई है, अगर अनकंफर्टेबल एम्प्लॉई है, अगर इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ही इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग इन योर ऑफिस। बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, अगर ये हम टेलीकॉम फाउंडेशन के हवाले से बात जी, करें, जी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस पे बताइएगा किस तरह से आपने फ्लड कम्युनिटीज़ को मदद की है, किस तरह से हेल्प की है इस फाउंडेशन ने लोगों की? इसमें हम लोगों ने, क्योंकि हमारा मैंडेट ही जो है वो एजुकेशन है मेनली और हेल्थ है, तो उसमें हमने बहुत से फ्री कैंप्स लगाए हैं। अच्छा। आप देखें कि ये फ्लड की वजह से जहाँ पे स्टिग्नेशन थी, जहाँ पे पानी रुका हुआ था, खड़ा पानी था, वहाँ पे बड़े इश्यूज हुए हैं, हेल्थ के हमें बहुत रिपोर्ट हुए। तो उसमें ये कि हम लोगों ने, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत से BHUs जो हैं वो भी अडॉप्ट किए हुए हैं, डिस्पेंसरी भी अडॉप्ट की हुई हैं, प्लस हम अपना ई-हेल्थ क्लिनिक चला रहे हैं। अच्छा। तो हम मोबाइल पे वाईफाई पे जस्ट 1 क्लिक अवे होता है हमारा डॉक्टर, और उसमें हमारे टीम्स यहाँ से गई हैं जो फ्लड साइट्स थी, जो एरियाज़ थे, वहाँ पे हम मेक श्योर करें, क्योंकि इस वक्त फॉर द टाइम बिंग जो इमीडिएट आपकी चीज़ है जो वहाँ पे पहुँचनी ज़रूरी है वो हेल्थ है। आपको वहाँ पे लोग बहुत बीमार, डेंगू का बहुत सुनने में आ रहा है, बहुत बढ़ गई है, रेड आई का बहुत ज़्यादा, पिंक आई जो है उसका बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। तो उसके लिए हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि हेल्थ पे हम बहुत ज़्यादा अभी करें। इसके अलावा एजुकेशन है हमारा, तो एजुकेशन तो अदरवाइज़ भी हमारा चल रहा है कि हमने गवर्नमेंट के बहुत से स्कूल्स अडॉप्ट किए, टेलीकॉम फाउंडेशन के अपने स्कूल्स हैं, नेशन वाइड स्कूल्स हैं। उसमें ये कि हमारा मोटो ये है, और हमारे जो टेलीकॉम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट एंड CEO हैं, उनका एक विजन है, उनका ब्रेन चाइल्ड है कि हमने एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, टॉप टियर के साथ उसको मैच करना है। Tier 1 के जो स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहाँ पे हर एक आम बंदे की रसाई नहीं है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली नॉट एवरीवन कैन पे दैट फी। तो हमने अपने उसमें नॉमिनल फ़ी में हमने वो वाली तमाम उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी हैं। सिमिलरली अभी आप एक और हमारा प्रोजेक्ट है जो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहूँगी कि हमारे प्रेसिडेंट CEO का ही ब्रेन चाइल्ड है नॉलेज इंडस्ट्रियल पार्क।
अच्छा। नॉलेज इंडस्ट्रियल पार्क जो है इट्स अ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोफेशनल, एक इंडिविजुअल का लाइफ साइकिल है, एक प्रोफेशनल बंदे का लाइफ साइकिल है। इसमें इट विल स्टार्ट राइट फ्रॉम मॉन्टेसरी, तमाम उसके जितने मराहिल हैं स्कूल के, जितनी क्लासेस हैं वो ग्रेड्स करते हुए, उसके बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद ट्रेनिंग सेंटर विद इन वन विसिनिटी। ट्रेनिंग सेंटर है, उसके बाद इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री में एज ट्रेनी काम करेगा, उसके बाद कॉर्पोरेट, वहाँ पे ऑफिसेज, उन ऑफिसेज में वो जाएगा और अल्टीमेटली उसका वो सफ़र उसको सीईओ तक लेकर जाएगा। तो ये इन द लाइट ऑफ लाइक वो जिस तरह घोड़ा गली का आपने लॉरेंस कॉलेज सुना होगा, हसन अब्दाल, लेकिन वो सिर्फ एफएससी तक है। ये इसको हम पूरा एक कंप्लीट लाइफ साइकिल बना रहे हैं कि इसके थ्रू आपका जब बच्चा, और ये सारे अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी के बच्चे होंगे, एलीट क्लास के नहीं, और उसमें हम उनके लिए इतनी अफोर्डेबल करेंगे और फ्री करेंगे, जैसे अभी भी हम ऑर्फन्स को 100% फ्री एजुकेशन देते हैं, तो ताकि एक रेवोल्यूशनरी चेंज आए। एक एजुकेशन में सब चेंज की बहुत ज़रूरत है। आप देखें कितना डिस्कनेक्ट है कि हमारे जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है, जब वो बच्चा डिग्री लेके बाहर जाता है तो वो क्यों अनएम्प्लॉयड है। तो आप समझती हैं कि थ्रू डिजिटलाइजेशन ये एजुकेशन का प्रोसेस अफेक्टेड है? क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जब कोविड आया तो ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड नहीं होते थे लोग, लेकिन आप समझती हैं कि इससे आपको अच्छा फीडबैक आ रहा है? डिजिटल, बिल्कुल डिजिटलाइजेशन से, और आप ऑनलाइन इस पे जब आप इसको करते हैं, नेट को करते हैं, एआई को इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे क्लासरूम्स में भी एआई आ गए हैं, जब आप इनकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ऑब्वियसली इट टेक्स एजुकेशन टू द नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल उसका फ़ायदा है, सब कुछ है, लेकिन इससे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि एवरी हाउस होल्ड शुड हैव दोज फैसिलिटीज़, इंटरनेट हो, मोबाइल हो, वो बेसिक चीज़ें हों। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अब आतिफा, हम डिजिटलाइजेशन, एजुकेशन, डेंगी, इनके ऊपर तो वापस आएंगे। मैंने जो पीछे वाला सवाल किया था वहाँ पे एक मेरा पॉइंट रह गया था। आपने एक एम्प्लॉयर को बताया कि उसको क्या कुछ करना चाहिए अपने एम्प्लॉय के लिए। सो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने मार्केट के हवाले से बताया था, बहुत सारी और टर्म्स एंड कंडीशंस को बताया था। अगर एक एम्प्लॉयर उनको फॉलो नहीं करता है, सो उसको आगे जाके क्या इफेक्ट होगा? अगर वो मार्केट के साथ कंपेटिटिव नहीं है, उसका कंपटीशन किसी के साथ है जो अच्छा है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, और वो नहीं है, क्योंकि बहुत लोग छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं, बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं, हर शख्स को बड़ा बनना है। सो उनके लिए फिर आप क्या सजेस्ट करती हैं? एम्प्लॉयर्स का आप पूछ रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स जो नहीं उसको फॉलो करते। देखिए, आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में देखिए, मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम भी किया है प्रीवियसली, जहाँ पे टर्नओवर बहुत हाई हो जाता है एम्प्लॉयज़ का। अब ये वो दौर नहीं, बूमर्स का दौर नहीं है, मिलेनियल्स का दौर नहीं है। मतलब मिलेनियल्स फिर बेहतर थे, लेकिन बूमर्स जो थे उनका, या जो बूमर्स से पहले भी जो जनरेशन आई थी, उनका ये था कि जहाँ उन्होंने काम शुरू किया वहीं से वो रिटायर होकर निकले। उनको, उनके लिए जो है इम्पोर्टेंट होता था रोटी कपड़ा मकान, मतलब ये चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट होती थी। वो अपनी फैमिली के लिए सारी ज़िंदगी उसी में लगे रहते थे, वो उसी में एक्सप्लॉइट भी होते थे एम्प्लॉयर के हाथों। अब जिस जनरेशन का दौर है, अब जो इस वक्त डिजिटल दौर जा रहा है, अब जो जितने प्लेटफॉर्म्स हमने दे दिए हैं, कहीं भी मुझे नहीं लगता कि एम्प्लॉयर इज़ इन अ सिचुएशन टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉय। आप उसको नहीं कर सकते, और जो कर रहे हैं उधर एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। अल्टीमेटली वो हैम्पर कर रहा है उनकी ग्रोथ को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को, उनके जो भी रेवेन्यू टारगेट्स हैं उसको, क्योंकि इट्स अ फैक्ट और इट्स रिटन ऑन द स्टोन कि आपका एम्प्लॉय अगर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, ही विल स्टार्ट सीकिंग अपॉर्चुनिटीज अदरवाइज, और वो अगर इधर उधर ढूंढना शुरू कर देगा। वो आपको, कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हमने देखे हैं जो अपने ऑफिस के टाइम में बैठ के फिर कहीं और अप्लाई कर रहे होते हैं, उस टाइम को कहीं और यूज कर रहे होते हैं। तो आप एक ऐसा एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, आप माहौल ऐसा क्रिएट करें जिसमें, अब तो आप देखें कि ब्रेकआउट रूम्स बन गए हैं, क्वाइट रूम्स बन गए हैं, डे केयर सेंटर्स बन गए हैं फीमेल्स को वो करने के लिए। अब तो मैं समझती हूँ इंडस्ट्री में बहुत अच्छा चेंज आ गया है। आप सिंपली ये कहना चाहती हैं कि अगर एक एम्प्लॉयर खुद ग्रो हो रहा है तो उसको साथ अपने एम्प्लॉय की ग्रोथ का भी ख्याल रखना है। अगर वो नहीं रखेगा तो, क्योंकि एम्प्लॉय नहीं है, उसको ग्रोथ, उसके इदारे को ग्रोथ देनी है ना। अगर आप उसके बारे में नहीं सोच रहे, अगर आप उसको आगे लेकर नहीं चल रहे, अगर उसकी अपनी ग्रूमिंग नहीं हो रही, अगर मैं ऐसी जगह पे, या कोई भी फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे उसकी अपनी ग्रोथ नहीं है, सिर्फ बर्डन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जहाँ पे उसकी फैमिली में क्या हो रहा है उसको नहीं देखा जा रहा, वो आपको क्या, वो अपना 50% भी नहीं आपको परफॉर्म करके देगा, और द मोमेंट ही विल गेट अ चांस ही विल क्विट। और फिर जाहिर है लॉयल्टी नहीं रहती, इंसान फिर अच्छे लोगों को खो देता है, यही अच्छे लोगों को खो देता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आतिफा ये भी बताएं कि अभी जिस तरह से आप ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, सैलाब की सूरत हाल पर भी बात कर रहे थे, फाउंडेशन से रिलेटेड भी बात कर रहे थे, फिर डिजिटल चीज़ों की बात की, तो अभी
आपने क्या एनालाइज किया, हम अभी कहाँ खड़े हुए हैं? अब आने वाले सालों में भी सैलाब आएगा, आने वाले सालों में भी नुकसान होगा, मुश्किलात आएंगी। देखिए बिल्कुल मतलब थ्रू कि टेक्नोलॉजी इसको हम किस तरह सिंपलीफाई से ये कर लें कि हम कहाँ पे खड़े हैं कि एक शख्स मर रहा होता है और हम वीडियो बना रहे होते हैं। वीडियो बिल्कुल, बनाते हैं। ये तो एग्जैक्टली जी इतना बड़ा इल्मिया है हमारा कि हम एज अ नेशन एक तमाशबीन कौम बन चुके हैं। बिल्कुल। हमारे सामने Views बंदा के मर चक्कर रहा होता है और हम उसकी फिल्म बना रहे होते हैं, वीडियो बना के हम उसकी अपलोड कर देते हैं और उस पर लाइक्स आने शुरू हो जाते हैं, उस पर कमेंट्स आते हैं, इसको अब्यूज़ करें, उसको अब्यूज़ करें। आपको देखें एज अ नेशन एक एम्पैथी, एक कंपैशन अपने अंदर लाने की बहुत ज़रूरत है। जब तक एज एन इंडिविजुअल हर इंसान के अंदर वो एम्पैथी नहीं है ना, तब तक आप नहीं आगे बढ़ सकते, आप एज अ नेशन आगे नहीं बढ़ सकते। और तारीख में ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जो कौमें जिन कौमों ने अपने आप को चेंज किया, जिनके अंदर वो एम्पैथी का जज्बा, कंपैशन, लॉयल्टी, ऑनेस्टी आई, वो मुल्क चेंज हुए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि सरकार ऊपर से आके चेंज कर देगी, वो जितनी भी एफर्ट करते रहे, नीचे ग्रास रूट लेवल पे अगर आप खुद ठीक नहीं है ना एज ए ह्यूमन बीइंग, कुछ नहीं हो सकता। जहाँ आप गलत होता देख रहे हैं वहाँ आप जाएं, उसको रोकें, उस पर पोलाइटली बात करें। जहां आप किसी को ट्रबल में देख रहे हैं, अभी फ्लड हुआ है, फ्लड आया है, कितना एक फोर्स मेजोर, एक कितनी ट्रेजेडी आई है पाकिस्तान पे। आप मुझे बताएं एज अ सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। क्रिटिसिज्म, जस्ट क्रिटिसिज्म। तो इस चीज़ की मैं बल्कि इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे कोट करना चाहूँगी। मैंने ज़ाहिर है क्योंकि अपना जैसे अभी आपने इंट्रो में भी बताया, स्टार्टेड एज अ टीचर, और मैं वो एक वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर, आपके अंदर वो टीचर रहता है हमेशा, तो वो एक चीज़ आपकी रहती है। तो अपने मैंने ज़ाहिर है चैरिटीज बिगिन्स एट होम, आप सबसे पहले ट्रेनिंग अपने घर में अपने औलाद की करते हैं, तो अपने बच्चों को मैंने उन्हीं लाइंस पे वो किया है। तो दी अदर डे वी वेंट टू अ मॉल, और वो तो मुझे बड़ा एक मतलब एकदम अच्छा भी लगा और मुझे हैरत भी हुई कि मेरी बेटी ने देखा कि वो योगर्ट वाली जो आजकल आइसक्रीम्स का कोई चल रहा है, वहाँ पे वी वर स्टैंडिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर आवर टर्न, तो लिटिल बॉय वाज स्टैंडिंग देयर, और वो था ज़ाहिर है किसी की हाउस हेल्प ही था वो बच्चा, तो लेकिन ही वाज जस्ट 8 or 9 years old, अच्छा वेल ड्रेस था लेकिन वो हाउस हेल्प था। तो ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड लुकिंग एट द आइसक्रीम वो कॉर्नर, वो जो हम जहाँ वेट कर रहे थे। जैसे ही उसकी बाहर वो आई हैं, जो भी उसकी वो थी बाजी थी उसकी, या जिनके घर वो काम मालिकन नहीं, दैट्स अ क्रूड वर्ड, तो जो भी थी जिनके घर वो काम करता है, तो वो जैसे ही बाहर आई तो और उसने उस बच्चे को कहा कि चलो, तो माय डॉटर वेंट टू हर एंड आई वाज टेकन अबैक कि ये क्या करने लगी है, क्योंकि शी वाज क्वाइट अनकंफर्टेबल कि ये यहाँ पे क्यों खड़ा है, मामा ये अंदर क्यों नहीं गया उनके साथ, एंड दिस इज वेरी बैड कि वो खुद चली गई हैं और इसको ऐसे ट्रीट कर रही है। उसने जाके वो गई है और मैं और मेरे बेटे हम लोग थोड़ा सा शॉक थे कि क्या करने लगी है। तो शी वेंट देयर एंड शी वेरी पोलाइटली टोल्ड हर कि देखिए दिस इज रॉन्ग, वो भी एक बच्चा है और आपके साथ भी बच्चे हैं, तो आपको चाहिए था कि आपको मतलब हाउ मच डज इट टेक 500 700 क्या आप जो उसके अंदर लाइफ टाइम महरूमी डाल रहे हैं उस चीज के लिए, और इसी तरह एक लंबा इम्पैक्ट होता है। और बड़ा आई एम ग्लैड कि उस औरत ने उसको पॉजिटिवली लिया और उसने कहा कि नहीं वो सॉरी इस तरह हो गया। ऐसे भी कोई लोग होते हैं पॉजिटिव, लेकिन इस तरह हमें एज अ नेशन बनना चाहिए। बिल्कुल ऐसी आतिफा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। ख़वातीन वज़ात आतिफा एहसान हमारे साथ मौजूद थी, जो कि एचआर के हवाले से भी बात करी, तो कुछ और भी बातें इनके साथ हुई और हमें इनसे यकीनी तौर पर गपशप करके बहुत मजा आया और आपने भी इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। विल सी यू ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और रोजाना हम कोई ना कोई ऐसा सेगमेंट जरूर रखते हैं जो काफी एक्साइटिंग होता है, और आज भी ऐसा ही है क्योंकि खवातीन के हवाले से बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में अक्सर खवातीन के ख्वाबों की हदें वो तय कर जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं भी तय कर पाती, कुछ मसाइल की वजह से जो उन्होंने खुद बनाई होती है या फिर खुद चुनी होती है। लेकिन आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है इकरा जिलानी, उन्होंने अपनी रुकावटों को तोड़ने के बजाय उन पर चढ़ कर दिखाया। और अगर मैं 2009 की बात करूं तो महज जज्बे और ख्वाब के साथ वो कोहपेमाई और वॉल क्लाइंबिंग का आगाज करने वाली लड़की थी, और आज कौमी सतह पर वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी मैदानों में करने तक का सफर तय कर चुकी हैं, और पहली ऑल गर्ल्स एक्सपीडिशन के K2 बेस कैंप तक भी वो लीड कर चुकी हैं, और इसके साथ साथ वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान का एजाज पाना, एक
की कहानी सिर्फ चोटियों की सर करने तक नहीं है, बल्कि अभी लास्ट आपको याद होगा हमने एक स्टूडियो में ही हमारे साथ काफ़ी फीमेल्स मौजूद थी जिन्होंने बरीला पीक सर की थी, उसका भी हिस्सा रही हैं इकरा जिलानी। और इकरा से पूछेंगे कि इकरा क्या कुछ करती रही हैं अपनी जिंदगी में और किस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल बिल्कुल की। वैसे इकरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबह की सोच में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और वैसे को पैमाई का तो गजल ने जिक्र जरूर किया है, को पैमा हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन आई एम मोर कंसर्न कि आपसे हम वॉल क्लाइंबिंग के हवाले से बात की जाए, क्योंकि इसका शौक तो काफ़ी लोग रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी कम देखा गया है कि ख़वातीन के हवाले से कि वो इस तरफ जो है अपना रुझान रखती है। तो बताइएगा कि क्या 2009 में क्या कुछ हुआ कि आप इस खेल की तरफ गई? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं आपको अपने 2009 में मैंने एक रैंडमली इस्लामाबाद में वॉल एक बनी थी, मैंने वो वैसे ही हम विज़िट करने गए थे, मैंने क्लाइंब किया, बहुत अच्छी क्लाइंब हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया, मुझे बहुत थ्रिल फील हुआ कि यार मैं इतनी हाइट पे इस तरह जा रही हूँ। और उससे उस दिन के बाद से मुझे शौक मेरे अंदर आ गया। मैंने जाके स्कूल में अपने स्पोर्ट्स टीचर्स वगैरह को बताया, मेरे पेरेंट्स को पता चला। उसके बाद से मैंने एक क्लब ज्वाइन कर लिया। हमारे इस्लामाबाद में उन दिनों में वॉल क्लाइंबिंग नई नई आई थी, तो इसका बहुत ज़्यादा जो है कॉम्पिटिशन्स और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्कूल में इंट्रोड्यूस हो रही थी। स्कूल स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को लेके जाते थे। बस इसी तरह अपने स्कूल के साथ, अपने स्पोर्ट्स टीचर्स के साथ करते करते मैंने एक क्लब ज्वाइन कर लिया। क्लब्स के साथ, उस क्लब के साथ ट्रेनिंग्स वगैरह लेना शुरू कर दी, प्रॉपर हर चीज़ सीखना शुरू कर दी। ये करते करते शौक बढ़ता गया और बस इसी तरह पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप नेशनली भी और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रही हैं। अच्छा इकरा, मुझे ये बताएं कि वॉल क्लाइंबिंग मतलब हम बचपन में चढ़ा करते थे अपने घर की दीवारों की, छतों की आपने तो दीवारों वॉल पर। देखना स्टार्ट कर दिया। हाँ, मतलब आप तो क्या क्या करती हैं माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या स्किल्स नीड होती हैं, बेसिक स्किल्स, अगर कोई इस तरफ आना चाहे, कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई बैलेंस, किस तरह की क्या स्टेप्स लेते हैं आप लोग? बिल्कुल, वॉल क्लाइंबिंग एक ऐसी गेम है जिसमें आई थिंक आपका हर चीज़ आपको अपनी एक्टिव रखनी चाहिए, आपकी टांगें, आपके हाथ, लेकिन एक मेन चीज़ जो इसमें होती है वो आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ होती है, आपके फोर आर्म्स, आपकी फिंगर्स, आपके शोल्डर्स, आपकी बैक। क्योंकि व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अ वॉल आपका सारा वजन आपके अपने ऊपर होता है, आपके अपने हाथों पे होता है। तो जब तक आपकी अपर बॉडी और आपकी बैक की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि आप अपना वजन खुद कैरी करके ऊपर चढ़ सकें, तब तक आई थिंक ये पॉसिबल नहीं होता। अच्छा इकरा, मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के जितने भी खेल हैं, वॉल क्लाइंबिंग हो गया या इस तरह के जो यूनिक खेल हैं, इसमें पाकिस्तान में जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, स्टूडियो में आते हैं, वो सेल्फ ट्रेंड होते हैं, खुद से ही उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है। तो आप बताइएगा कि वॉल क्लाइंबिंग के हवाले से आपने कोई ट्रेनिंग ली थी या खुद कर करके आप ट्रेन हो गई और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस गेन हुआ? नहीं, बिल्कुल मैंने ट्रेनिंग ली है, मैंने इंटरनेशनल क्लाइंबर्स से भी ट्रेनिंग ली है और फिर हमारी जो माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग फेडरेशन है, अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान, मैंने इनके साथ प्रॉपर कैंप्स किए हैं जिसमें हम सुबह फजर के बाद भी ट्रेनिंग करते थे, फिर हम रेस्ट करते थे, फिर हम शाम को दोबारा ट्रेनिंग करते थे। सही। और सेफ्टी टिप्स क्या हैं ड्यूरिंग क्लाइंबिंग? किस तरह की चीजें आपने पहनी हों, किस तरह के इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए? देखिए, सेफ्टी इसमें अगर आप रॉक्स पे कर रहे हैं जहाँ पे आपको डर है कि ऊपर से कोई लूज रॉक्स भी गिर सकते हैं, उसमें आपके लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ना करे आपकी कोई हेड इंजरी ना हो जाए। इसके अलावा आप जब क्लाइंबिंग कर रहे हो, आपने किसी किस्म की कोई एक्सेसरीज, कोई वॉच, कोई रिंग, कोई गले में नेकलेस, कोई ब्रेसलेट, ऐसी चीज़ नहीं पहननी होती। आपके लिए हार्डनेस बहुत ज़रूरी होती है, एक प्रॉपर सेफ्टी हार्डनेस जो प्रॉपर तरीके से जिसको एग्जामिन किया हुआ हो, कहीं से डैमेज ना हो, ज़्यादा पुरानी ना हो। फिर आपके शूज़ आ जाते हैं, शूज़ आपने प्रॉपर पहने होंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी वॉल के ऊपर ग्रिप होगी। जो प्रॉपर क्लाइंबिंग शूज़ होते हैं वो एक अलग मटेरियल के बने होते हैं, एक अलग शेप में होते हैं। इसके अलावा फिर आपकी रोप होती है, कैराबाइनर होता है, कैराबाइनर भी आपने देखना होता है। ऑटो लॉक है, आपने खुद उसको लॉक करना है, वो देख के अगर ऑटो लॉक है तो मेक श्योर कि आपने जब उसको लगाया आपका लॉक हो गया। अगर आपने खुद लॉक करना है तो मेक श्योर वो इतना टाइट है कि वो खुलने का ठीक हो गया इकरा, आप इसी तरह से ग्रो होती रहे। इंशाल्लाह आपसे फिर भी मुलाकात होगी और तफसील से हम वॉल क्लाइंबिंग के हवाले से और भी जानेंगे, क्योंकि गजल हर खेल के बारे में जानना चाहती है। यहाँ पे वक्त हो जाता है, इसी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं और उन मसाइल में एक मसला हमारा मोटापा है। हर शख्स मोटा होता है। दूसरा मसला है गंजपन। हर दूसरा शख्स आपको गंजा नज़र आता है हमारी सोसाइटी में। इसकी क्या कुछ वजूहात हैं, इनके हवाले से बात करनी है और क्यों हम दिन ब दिन हमारे बाल गिरते हैं, झड़ते हैं और फिर उसके ट्रीटमेंट्स की तरफ हमें जाना पड़ता है। इन मसाइल के ऊपर आज हम बात करेंगे और मैं लंबा इंट्रो बिल्कुल नहीं करवाना चाहता, शॉर्ट वक्त है, सो स्ट्रेट अवे गजल अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे। ओके, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मारिया मलिक, डर्मेटोलॉजिस्ट है। थैंक यू मारिया फॉर योर टाइम। सबसे पहले कि हम अब आपका क्लिनिक है, आप पेशेंट्स को डील करती हैं, उनके ट्रीटमेंट्स भी करती हैं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल कॉमन सवाल करूंगी। कुछ ऐसी खवातीन हैं, ऐसे लोग हैं जो घरों में हैं, ठीक है, जिनके बाल गिर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि पीआरपी थेरेपी क्या है। वो बताइएगा सबसे पहले उनके लिए। ओके, पीआरपी आजकल हमारे देखा जाए तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में आ रहा है। इससे ये होता है कि हम आपका ही प्लाज्मा यूज़ कर रहे हैं, आपका ब्लड लेते हैं, उसको ही प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें से जो रिच प्लेटलेट्स होते हैं उनको निकाल लेते हैं। उसका ये बेनिफिट्स है कि एक तो सबसे बड़ी बात है उसका साइड इफेक्ट नहीं आपको आ रहा। लोगों का सबसे जो बड़ा आजकल फोबिया है ना कि पीआरपी का सुनते हैं, नहीं इंजेक्शंस लग रहे हैं, मे बी हमें कोई इसका साइड इफेक्ट आ जाएगा या हमारा कोई और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, हेयर फॉल इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अपना ही ब्लड है उनका। अपना ही ब्लड है। देखें कोई एक्सटर्नल अगर फैक्टर ग्रोथ फैक्टर आपको लगे वो फिर हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, बट आपका ही इंटरनल अगर कोई ग्रोथ फैक्टर जा रहा है तो वो एक तो आपको रिजल्ट्स भी दे रहा होता है और दूसरा आपको कोई साइड इफेक्ट उसके नहीं आ रहे होते हैं। तो यही होता है कि हम तो बेसिकली स्टार्ट में देसी टोटके करना स्टार्ट कर देते हैं, या घर में ही रेडीमेड स्टार्ट करते हैं कि नहीं इस तरह हम स्टार्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट्स आ जाएंगे। कोई भी अपने मतलब चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन अगर हम एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें तो हमें उसके रिजल्ट्स पता चलते हैं कि क्या चीज़ें हैं। पीआरपी सबसे ज़्यादा सेफ प्रोसीजर अभी इस टाइम अगर देखा जाए तो। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो मारिया गजल है ना, ये काफ़ी पढ़ी लिखी है, एकदम मास्टर्स वाला सवाल करती है। मैं आपको नर्सरी वाला सवाल करता हूँ, इससे भी मतलब जो सतही लेवल वाला सवाल कह सकता हूँ। गंजपन होता क्यों है? क्या वजूहात हैं कि हर दूसरा तीसरा शख्स हमें गंजा नजर आता है? और इस अगर आपके एक दफ़ा बाल जड़ना स्टार्ट हो चुके हैं तो उसकी रेमेडीज क्या हैं, ये भी तो पहले बताइए प्लीज। अच्छा, बेसिकली एक तो प्रॉब्लम हमारी जेनेटिक्स में भी आ सकता है। कुछ लोगों का जेनेटिक्स में ये चीज़ चल रही होती है तो वो फिर चीज़ उनको आगे जाके फेस करनी पड़ जाती है। सेकंड थिंग हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही होती है। आजकल अगर हम डाइट देखें तो उस तरह की नहीं है जो हमारी प्रोटीन्स या डेफिशिएंसीज को कंप्लीट करे, ठीक है। थर्ड थिंग जिंक डेफिशिएंसी जब आपकी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से आपका जो मेजर इफेक्ट आता है वो आपके हेयर फॉल पे आ रहा होता है। उसकी वजह से भी आपका गंजपन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए अपनी बॉडी की कौन सी डेफिशिएंसीज हैं, टेस्ट करवा के कि हमें अगर जो डेफिशिएंसी है हमें उसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक्सटर्नली तो हम चीज़ें करवा लेते हैं प्रोसीजर, पर इंटरनली हम अपनी उस चीज़ को नहीं ठीक करेंगे तो वो उस तरह रिजल्ट्स भी नहीं देंगे आपको। तो हमें सबसे पहले अपनी कॉमन मिस्टेक्स क्या है हमारे बाल झड़ने की? बिल्कुल कॉमन जो हम करते हैं। हाँ, अगर कॉमन मिस्टेक्स देखा जाए तो हम बहुत सी चीज़ें अगर फीमेल्स के देखें तो हम केमिकल बहुत यूजर्स एंड डाइट्स वगैरह ये चीज़ें बहुत कर रहे होते हैं, अपने फॉलिकल्स को वीक कर रहे होते हैं। देखिए अगर फॉलिकल उसको जितना ज़्यादा आप केमिकल देंगे तो वो वीक होना ही स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, हम कोई भी ऑयल किसी का भी बताया हो, आजकल हमारा क्या कंसेप्ट है यार उस की बॉडी पे ये सूट चीज़ कर की है तो मेरे पे भी करेगी, हम मुझ पे भी करेगी, उसने बताया टोट का मैं भी अप्लाई। हर बॉडी का जो एक मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है, वेरी कर होता है पर्सन टू पर्सन। और ये चीज़ हम बहुत कर जाते हैं कि अगर आजकल तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे देखें ये ऑयल है, प्रमोशंस हो रही होती है, ये है सब, फिर लोग उसके पीछे के उसके अगर लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये उनको पैसे मिल रहे हैं तब प्रमोशंस हो रही हैं, तो वो चीज़ को क्या करते हैं कि नहीं हम भी ये यूज़ करते हैं, उस यूज़ करने की जगह में अपने बालों को ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है अपने बाल जड़ने के लिए भी तो उसके लिए भी आपको पहले कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद आपको फैसला करना चाहिए? बिल्कुल। अगर आपका ऐसा इसका भी कोई टेस्ट वगैरह हैं? नहीं, टेस्ट प्रॉपर हैं, आपके टेस्ट होते हैं, आप करवा के देन उसके बाद अगर आपका इशू स्टार्ट हो गया लेट्स सपोज, तो आपको चाहिए प्रॉपर किसी एक क्वालिफाइड डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट के पास आए, अपने इशूज कंसर्न शो करें। उसके बाद डॉक्टर आपको एसेस करके ही बताएगा कि आपका इशू क्या है, आपको क्या इसके लिए बेस्ट प्रोसीजर रहेगा जो आपको लेना चाहिए, तब फर्दर हमें अपनी चीज़ें प्रोसीड करनी चाहिए। लेकिन हम अपने से ही अगर चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ना। सही। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा मारिया, क्या ऐसे स्टेप्स है या फिर क्या ऐसी टिप्स, मुझे मैं आपको कहूँगी सही वर्ड, कि जो घरेलू ख़वातीन हैं, घरेलू मर्द हैं, उनके बाल कोई केमिकल्स वो यूज़ नहीं करते फिर भी उनके बाल झड़ रहे हैं, उनको डेली बेसिस पर डेली रूटीन में क्या करना चाहिए? उनको डेली रूटीन में ये करना चाहिए कि एक तो अपना डाइट सबसे अच्छी रखें, फिर खाने वाली चीज़ें जिसमें जिंक ज़्यादा हो, वो बायोटिन मेडिकेशन जिसमें बायोटिन है
अगर हम डेली बेस पे एक बायोटिन भी ले लें तो वो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा। मल्टीविटामिन्स है ना, हमारी बॉडी को तो नीड होती है हर मतलब प्रोटीन्स की होगी, जिंक की होगी, बायोटिन की, तो हम एक डेली बेस पे अगर सप्लीमेंट भी ले लें तो वो भी हमें सिक्योर कर लेती है हेयर फॉल से। अच्छा, ठीक हो गया और हमारे वॉल्यूम भी आपका ज़्यादा हो सकता है। वॉल्यूम भी इंक्रीज कर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप आई हैं और आपने हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए और इंशाल्लाह आपसे इसी तरह से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मारिया मलिक मौजूद थी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने आपको बड़े मुफीद मशवरे दिए हैं। आज के सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।